नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रथम एजुकेशन के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब जो राजस्थान का सबसे बड़ा पेपर रीट का पेपर कल समाप्त हो गया है, क्योंकि आपने देखा था इसकी डेट 4 से 5 बार कैंसिल हुई थी और अभी भी लास्ट तक लोगों को था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और आखिरकार बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आपका पेपर हो गया है। और उम्मीद है आप सब ने बहुत अच्छा प्रयास किया था और उसका फल भी आपको निश्चित ही मिलेगा। और अभी जो मेन आज का ये वीडियो बनाने का रीज़न है, एक तो जो हमने यहाँ ऑफलाइन क्लास पढ़ाई थी तो बहुत सारे बच्चों को अलग अलग आंसर की आ रही है, तो डाउट है। तो एक तो आज मैं और जॉनी सर मिलकर आपको साइंस और मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, हम आपको आंसर की बताएंगे। और ख़ास बात, मोस्टली सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में हैं। और दूसरा है, बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा पेपर अच्छा हुआ है, हमारा स्कोर भी अच्छा है, लेकिन हमें कट ऑफ बताओ। तो एक रीज़न ये भी है कहीं न कहीं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको अभी कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है। उसका रीज़न देखिए, कट ऑफ एक होता है पेपर का लेवल, और दूसरा रीज़न होता है कट ऑफ के बारे में आपकी सीट कितनी है। और अभी तक गवर्नमेंट ने और जो आपका बोर्ड है उसने सीट डिवाइडेशन नहीं किया है, यानी 31,000 पर भर्ती होगी, उसमें लेवल 1 के कितने पद हैं, लेवल 2 के कितने पद हैं, वो भी अभी तक फिक्स नहीं है। उसके बाद लेवल 2 में भी, क्योंकि साइंस वाले बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं क्योंकि पेपर इजी था, लेकिन उसमें भी आपकी जो सीट है वो डिवाइड होंगी, सब्जेक्ट वाइज आपके सीट जो होंगी वो डिवाइड होंगी। आपके साइंस में लेवल 2 में जो सीट है उसमें साइंस की सीट अलग होंगी, आपके एसएस में भी हिंदी, संस्कृत और एसएस की सीटें सारी अलग होंगी। तो आप अभी कट ऑफ पर मत जाएं। आपका पेपर अच्छा हुआ, आप 1-2 दिन आराम से रेस्ट करें, घूमें और आगामी भर्तियों की तैयारी के लिए अभी से लग जाएं। देखो, आपको सबसे बड़ी एडवाइस यही है, ऐसा नहीं हो कि आप अपने 1-2 महीने बिगाड़ दो और उसके बाद कुछ हो और आप ऐसा सोचो कि मैंने अपना समय बिगाड़ा। आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, आपने पढ़ाई की है, आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो आपका सिलेक्शन होना ही है। लेकिन अभी जो टाइम है उसका आप यूटिलाइज करो, क्योंकि आगामी 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड की भर्ती आने वाली है और आपका मोस्टली सिलेबस इससे कॉमन ही होगा। तो आपसे सबसे पहले तो आपको यही एडवाइस है कि आप अभी कट ऑफ पे नहीं जाएं और अपना जो समय है उसका सही उपयोग करें। और अब मैं और जॉनी सर आपको जो साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनके सारे आंसर यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताने वाले हैं। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, परिणाम की चिंता ना कीजिए। अब आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अब हमें आगे की एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन पर। वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, देखिए टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली है, डायरिया, तो ऑप्शन कौन सा बचता है? रेबीज। रेबीज रेहेप्डो वायरस से होने वाला रोग है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं यीस्ट, खमीर किण्वन क्रिया के द्वारा जो अल्कोहल बनाती है, ब्रेड बनाने में जो काम आती है, फंगस यानी कवक। नेक्स्ट चलते हम, ये जो अगला प्रश्न है थोड़ा कंफ्यूजिंग था। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे शीत आवास के पादप जो ठंडे स्थानों में पाए जाते हैं। अब इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रिला। हाइड्रिला कईयों का गलत होगा क्योंकि हाइड्रिला हाइड्रोफाइट्स है, पानी में रहने वाला प्लांट है। नागफनी और बांस दोनों जीरोफाइट्स हैं, ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाने वाला बांस है। सॉल्टनेला पहाड़ी एरिया में पाया जाने वाला, माउंटेन्स में पाया जाने वाला ठंडे इलाके वाला प्लांट है। सॉल्टनेला सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मैंने बार बार आपको क्लास में कहा था कि डिजीज से एक प्रश्न पक्का बनता है, और इसमें देखिए जो प्रश्न बनाने का तरीका है, कई सारी बीमारियां देखकर उसने अपन से क्या करवाया है, सम्मिलित करवाया है। तो देखिए सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग, अगर अपन इंग्लिश में देखें तो काफ़ी अपन को हेल्प मिल जाती है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। अब देखिए फर्स्ट का डी और सेकंड का ए, सी वुपिंग कफ जिसको पर्टुसिस भी बोलते हैं, इंग्लिश में पर्टुसिस कहते हैं। तीसरे का सी, और चिकन पॉक्स वेरिसोला जोस्टर चौथे का बी। तो अपना आंसर कौन सा हो गया इसमें? डी। पहले का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन बात
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियर कहा था, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं विज्ञान के अंदर, सबसे बड़ी ग्रंथि और शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा और सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी यकृत। अगर यहां लिखा होता अंतःस्रावी ग्रंथि तब ऑप्शन में आता थायराइड। अंतरराष्ट्रीय दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। जब अपन ने ऊष्मा के बारे में ऑफलाइन क्लास ली थी तो मैंने आपको स्पेशल बताया था, नोट्स में लिखवाया भी था कि ऊष्मा संचरण जो है सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश है जो पृथ्वी तक पहुंचता है वो किस विधि के द्वारा पहुंचता है? विकिरण विधि के द्वारा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होने वाला जो क्वेश्चन है। फिर अपन बात करते हैं दो एंगल्स पर रखे गए समतल दर्पण में रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? सिंपल प्रश्न दे रखा है, कंफ्यूज भी नहीं किया उसने। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, समद्विभाजक स्थल लिखा होता तो बात अलग होती, ऑप्शन भी अलग होता। अब इसने क्लियर लिखा है दो समतल दर्पणों के मध्य वस्तु रखी गई है। कौन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। फॉर्मूला क्या था? 360 डिवाइड 60 डिग्री थीटा -1। थीटा की वैल्यू है अपने 60। 6 माइनस 1 आंसर आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा। सिंपल प्रश्न था ये। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? देखिए, ध्वनि का जो तारतम्य होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की जो तीव्रता है, पावर है, वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम, एम्पलीट्यूड। मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं और ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब लेंस की हमने बात की थी, दर्पण की हमने बात की थी, तो मैंने आपको कहा था अवतल दर्पण और उत्तल लेंस 5 स्पेशल कंडीशन थी। तो वो पांचों की पांचों कंडीशन हमने एक चार्ट बनाकर भी याद की थी। तो सबसे पहले देखते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के C पर, अब C के ऊपर मैंने आपको बताया था C पर बराबर, यानी बराबर वाले ऑप्शन कौन से हैं? ये बराबर वाले हैं। और अवतल दर्पण के द्वारा मैक्सिमम कौन से प्रतिबिंब बनते हैं? वास्तविक एवं उल्टे। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। क्योंकि आभासी और सीधा प्रतिबिंब विशेष स्थिति में बनता है जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस से भी आगे की ओर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्लीज सर। अगला क्वेश्चन आपका मैथ टीचिंग मेथड से रिलेटेड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उसे एक वैश्विक विषय बनाती हैं? तो इसका आंसर है आपकी भाषा की एकरूपता। इसका आंसर है आपकी भाषा की एकरूपता। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? तो गणित की एकरूपता इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह भी आपके टीचिंग मेथड का ही क्वेश्चन है। हाँ, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्नलिखित में से कौन सी भावना विकसित होती है? तो ध्यान रखना है, गणित से तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा आत्मविश्वास, ये तीनों ऑप्शन राइट हैं। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, क्लास में आपको करवाया भी गया हुआ था और रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका टीचिंग मेथड से है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं व जिसमें प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? तो आपकी ये विधि होगी विश्लेषण विधि। आपको अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने की जो विधि होती है उसे विश्लेषण विधि कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका टीचिंग मेथड से ही है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा संज्ञात्मक। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टीचिंग मेथड का है। बालकों में गणित की त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। तो त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक, ये सभी में यही आंसर होता है, नैदानिक परीक्षण। जो इसका सही आंसर है वो है नैदानिक परीक्षण, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, अब आपके जो बेसिक अंकगणित से क्वेश्चन है वो आपके शुरू हो रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपकी क्लास नोट से हैं। और सबसे अच्छी बात क्या थी, तो आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको एक तरीका सिखाया था। एक तो जो बड़ा प्रोसेस है, एक शॉर्ट ट्रिक, और लास्ट में आपको कहा था कि अगर आप कहीं रुक जाओ तो आपके पास 4 भगवान हैं, आपके पास ये 4 भगवान है यहाँ पे, और इनमें से एक आंसर होगा, खाली आपको क्रॉस चेक करना है। तो आप देखना मोस्टली क्वेश्चन जो गणित के थे 19 क्वेश्चन थे, 17 से 18 क्वेश्चन हम खाली ऑप्शन से करेंगे, बस आपको उसको लाइन से पढ़ना है। तो फर्स्ट अंक गणित का क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। देखो हमने आंसर अभी पढ़ा ही नहीं है, पूछा क्या है, परिमेय संख्या क्या है, और उसने ऊपर लिखा है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। देखो ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है हर अंश से 8 अधिक है। तो देखिए 13 से 21 कितना ज्यादा है, 8, तो ये आंसर हो सकता है। अभी हम नहीं बोल रहे ये आंसर है। अगले ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पे तो आपका अंश बड़ा हो गया, तो ये तो सीधे गलत हो गया। यहाँ पे भी अंश बड़ा हो गया, ये भी सीधे गलत हो गया। और यहाँ पे अंश छोटा है हर से, लेकिन कितने का अंतर है, 6 का, जबकि सवाल में कितना लिखा है, 8। यानी हमने आगे कुछ भी नहीं पढ़ा, खाली इसका आंसर हमने ऑप्शन से निकाला, तो इसका आंसर होगा 13/21, ऑप्शन से हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 प्रत्येक से विभाजित है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको उसने साफ लिखा है वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या, आगे कुछ भी लिखा उसको छोड़ दो, पहले तो वर्ग होना चाहिए। अब आपको छोटी क्लास से बोलते हैं 1 से 25 तक वर्ग हमें याद होने चाहिए, और उम्मीद है आपको वो याद होंगे। तो आप देख सकते हो 98 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। 394 भी किसी का वर्ग नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और अगले 2 नंबर, ये 2 नंबर आपके पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन उसमें बड़ा वर्ग, ऐसा वर्ग कौन सा है, 1764, जिसमें इन सबका भाग जाता है, क्योंकि ये 42 का वर्ग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्लास में सेम डिजिट के साथ मैंने करवाया है, क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा। हमारी ऑफलाइन क्लास में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया था, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे आपको देखना है, ये घन है, घनमूल है जो आपका ये नंबर है। सबसे पहले तो ये अंश में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.06 इसका घनमूल। 8 2 का घन है, तो उसका घनमूल हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये जो संख्या है वो 0.07, 7 343 7 का घन है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 संख्या है, तो घनमूल में पॉइंट के बाद 2 संख्या हो जाती है, और सीधे इससे काटना था, ये आएगा 0.3, और इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर आएगा 0.1। बहुत ही आसान प्रश्न था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये का ऋण लेता है तथा वह 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से धन वापस लौटाता है, तो ब्याज का वार्षिक संयोजित है। अब सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे बच्चों को ये आता है कि ये क्वेश्चन में तो कहीं दिया ही नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज का है या साधारण ब्याज का है, लेकिन आपको ये इससे समझ में आ जाना चाहिए कि जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, ऐसी लाइन सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज में ही आती है। तो आपको इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज लगाना था। सिंपल सा फॉर्मूला था, आपको P × 100 + R/100, और एक 6 माह के लिए आपको दर को आधी करनी थी। तो आपका जो आंसर है 25,000 का 112% का 106%, ये परसेंटेज में पढ़ाया। टाइप 1 का सवाल आपको आसानी से बन जाता, और जो इसका आंसर आएगा आप इसको सॉल्व करोगे तो 29,680 इसका आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाभ हानि के क्वेश्चन में आपको मैंने बहुत ही आगे फिक्स टाइप बताए थे, और उसमें एक बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन करवाया था, विक्रय मूल्य समान और क्रय मूल्य समान। आपको याद होगा, विक्रय मूल्य समान और क्रय मूल्य समान, और कहा था बच्चे रट के गलती करते हैं, तो वही क्वेश्चन इसने पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राजन ने 2 पंखे समान मूल्य पे खरीदे, क्रय मूल्य समान है। इसमें एक बेसिक था, क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य समान है तो आपको कुछ भी नहीं करना था, एक पे जो लाभ हो या हानि हो, दूसरे पे लाभ हो या हानि हो, इन दोनों को जोड़ के खाली 2 का भाग करना था। तो आपको 15 - 8, और जो आए उसमें 2 का भाग करना था, यानी 7/2। 7/2 का मतलब है 3.5% का लाभ। बहुत ही आसान प्रश्न था, क्लास में बहुत बार ये स्पेशल नोट करके भी लिखवाया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा एक टांका खोदा जाता है। इस प्रकार खोदकर निकाली गई मिट्टी बालू को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है, तो इससे खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो अब ये क्वेश्चन
क्लास में करवाया हुआ भी है, मैंने आपको प्रिंटेड नोट दिए थे, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये टाइम आपका खाएगा ये क्वेश्चन। और मैंने आयतन जब पढ़ाया तब आपको एक चीज़ बहुत ही पहले बता दी थी कि आयतन हमेशा फिक्स होता है। आपका ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड की लंबाई 588 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 50 है, और इसके बीच में एक खड्डा खोदें तो यहाँ से जो मिट्टी निकली यानी ये मिट्टी का आयतन है। ये मिट्टी का आयतन आप कैसे निकालोगे? तो आपको गुणा करना था 30 × 20 × 12, बस आपको ये गुणा करना था। यही मिट्टी आप इसके शेष भाग पे, जो ये शेष भाग है वहाँ बिछा रहे हो, तो आपको कहा था मिट्टी का निकाला गया आयतन बराबर है जो शेष भाग है, जो एक खोखले घनाभ की तरह काम करेगा, उसके आयतन के बराबर करोगे। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0.25 सेमी, इसका आंसर आपके आ जाएगा। क्लास नोट्स में आपको मिल भी जाएगा और आंसर की प्रोवाइड करवाइए, उसमें भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घनाभ का क्वेश्चन है। फिर से एक घनाभ की विमाएं आपको दी हैं और उस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा के घन रखे जा सकते हैं। फिर से आपको कहा था कभी भी पूरी मैथ में आपको कभी भी संख्या पूछ ले, टाइल्स की संख्या पूछ ले, यहाँ पे आपको ये बॉक्स की संख्या पूछे, तो आपको एक ही काम करना है, बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, बस आपको ये फंडा अपनाना था। यानी आपको ये आयतन तो दे ही रखा है, उसमें 6 × 6 × 6 का डिवाइड करना था, और आप जब इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपका आंसर 450 आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, क्लास नोट्स में आपको ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बारंबारता से रिलेटेड है, बारंबारता का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारंबारता का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बहुत ही आसान था। जो आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आपको 2 टाइप पढ़ाए थे, उससे रिलेटेड है ये। 60 किलोग्राम से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या, ध्यान रखना 60 किलोग्राम, 60 से कम। तो देखो ये जो आपके वर्ग अंतराल दे रखे हैं ये इनकी संख्या है, तो 60 से ज़्यादा कौन कौन है? तो 60 से ज़्यादा ये नंबर और ये नंबर, तो इसके बाद वाले ये सारे लोग आपके 60 से कम हैं। यानी आपको ऐड करना था किसका? 4 + 5 9 + 10 19 + 7 आपका 26 आंसर इसका आ जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हर बार एक क्वेश्चन आपको कहा था 100% आएगा पाई चार्ट का, और वैसा ही हुआ है, और उसी टाइप का जो आपको बताया वही आया था। आपको कहा था पाई चार्ट में कोण आए तो सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और उसने एक कोण मजदूरी का नहीं दिया, और जो नहीं देगा वही आपको पूछेगा सबसे पहले। तो उसने मजदूरी का कोण आप कैसे निकालोगे? तो 108 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री और 54 डिग्री को अगर आप 360 में से घटाओगे तो जो आपको मजदूरी का केंद्रीय कोण आएगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो हमने पहले तो कोण निकाला। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? निम्न पाई चार्ट की सहायता से कमरे के निर्माण में जो मजदूरी पर कितने व्यय हुआ। तो देखो मजदूरी पे व्यय हुआ 90 डिग्री, कितने में से? 360 में से। खाली आपको रेशो लगाना था, 90 डिग्री कितने में से? 360 में से, यानी 1:4 आएगा। यानी अगर हमने 4 रुपये खर्च किए तो उसमें 1 रुपया आपके कहाँ पे लग गया? 1 रुपया आपके मजदूरी पे लग गया। और ओरिजिनल में हमने कितने रुपए खर्च किए? ओरिजिनल में हमने 2 लाख रुपए खर्च किए, यानी 4 अनुपात बराबर 2 लाख है, तो 1 अनुपात बराबर आपके कितना आ जाता? 1 अनुपात बराबर आपके 50,000 रुपये आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, प्रायिकता नया चैप्टर आपके जुड़ा था, कहा था बहुत ही आसान क्वेश्चन ही आएगा, 10th लेवल का बहुत ही आसान प्रश्न था। ये भी आपके ऑप्शन से हो जाएगा। एक थैले में 15 लाल गेंदे हैं तथा कुछ हरी गेंदे हैं। हरी गेंदों की संख्या उसने आपको नहीं दी है, लेकिन उसने उसकी प्रायिकता दी है 1/6। तो हरी गेंदों की प्रायिकता कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न है। आप इसको x y मान के नहीं करें तो आप ऑप्शन ले सकते थे। मान लो आंसर 5 है, तो आपको बस ये करना था 5 बटे इन दोनों का योग 20, और ये काटोगे तो 1/4 आएगा, जबकि उसने कितना दिया है? 1/6, यानी ये गलत है। तो उसी तरह आपको ये ऑप्शन 3 वाला चेक करना था। अगर हरी गेंदों की संख्या 3 है तो 3/15 + 3 कितना आएगा? 18, और जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/6, यानी हरी गेंदों की प्रायिकता कितनी आएगी? अगर ऑप्शन 3 लेते हैं तब 1/6 आएगा, तो आपका आंसर 1/6 3 लेने पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं। आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, सेम क्वेश्चन है, बस आपको कुछ नहीं करना था, इन्हें घातों में तोड़ना था। आप 30 को लिख सकते हो 6 × 5, यहाँ पे भी घात -5, यहाँ पे भी घात -5। आप 625 को लिख सकते हो 5 की घात 4, और इसके बाद आपके ये सारे नंबर कट रहे थे, 6 से 6 कट जाएगा,
5 की 4 से ये माइनस हो जाएगा तो आपके 8 बचेगा, और 8 से 5 को माइनस करोगे तो फाइनल 5 की घात 3 आपके बचेगा, तो आंसर आएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ये भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह जब यहाँ पे आप गुणा करोगे तो 6 की घात 2 और ये 6 की घात 3, तो कुल मिला के 6 की घात 5 हो जाएगा। और आपको हर बार एक नियम कहा था कि इस नियम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, घातें अगर अलग अलग हों और आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घातें समान हो जाएंगी। तो आपको एक ही लाइन लिखनी थी 2x + 1 = 5, और सेम डिजिट के साथ जो क्वेश्चन है वो आपके क्लास में है। ये x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आपके आ जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन है, बीज गणित से रिलेटेड है आपके, बहुत ही आसान प्रश्न थे ये, और एक तो जोड़ बाकी दे दिए उसने। सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है, आपको 3xy + 2y² - 2xy² में से इसको घटाना था। देखो साथ साथ घटाते जाते हैं। 3xy में से -4xy को घटाना है, तो देखिए पहले तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 3xy में से -4 को घटाओगे तो 7xy आएगा। 7xy इसमें भी है, 7xy इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये है, तो 2 तो पहले ही गलत हो गए। दूसरा y², 2y² में से आपको 7y² को घटाना है, तो 2 में से अगर आप 7 को घटाओगे तो आपके आएगा -5, और -5 कौन से ऑप्शन में, तो आपके डायरेक्ट ऑप्शन से ये क्वेश्चन आपके हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन गुणनखंड का है। व्यंजक 9a² - 9ab - 40b² का गुणनखंड है। आपको गुणनखंड नहीं करना था, क्लास में बोला था, लास्ट का चिन्ह देखना है। लास्ट में माइनस का चिन्ह है, प्लस 40b² है। यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर आप देखो, -5b और +5b, गुणा करोगे तो 25 आएगा, तो ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। आपके यहाँ पे एक ऑप्शन था 8 और 8, इसका गुणा करोगे तो ये भी डायरेक्ट गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट गलत है। अब बचे नेक्स्ट 2 ऑप्शन, इसमें आपको कैलकुलेशन में ये -9ab लाना था, -9ab। अब हम इस ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। 9a का गुणा इसमें करेंगे तो +24ab आएगा, यानी अगर आप इसको चेक करते हो तो -9ab नहीं आएगा, प्लस आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत था, तो आपका इससे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में भी, एक मिनट सर, यही है, हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन भी यहाँ से हो जाएगा। x² + 7x + 10 में आपको x + 2 का डिवाइड करना है, तो आप इसका फैक्टराइज करते हैं तो +5 और +2 आएगा, +2 वाला नंबर +2 से कट जाएगा, तो सिंपल था x + 5 आपके यहाँ पे बचेगा। बीज गणित के बहुत ही आसान प्रश्न थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साइंस के हैं, सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंस का है उसमें देखिए, फ्यूज तार जिस सिद्धांत पर काम करता है, फ्यूज तार किस पर काम करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव, फ्यूज तार की क्वालिटी के बारे में पूछा जाता है, गलनांक कैसा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है और उसका प्रतिरोध। अब बिल्कुल सिंपल प्रश्न था ये, ऊष्मीय प्रभाव। उसके बाद अपन बात करें पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होगा, रिपीट क्वेश्चन है ये भी, 11.2 km/s। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कागज पर उपलब्ध जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अपलोड करने के लिए, उनको संग्रह करने के लिए, कंप्यूटर पर डिजिटल मेमोरी के अंदर संग्रहित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा स्कैनर। देखिए MICR भी कईयों ने किया होगा, गलत होगा, क्योंकि MICR जो होता है बैंक में यूज होने वाली युक्ति है, चेक वगैरह जो उसके MICR एनकोडिंग के काम आती है। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमने क्लास के अंदर, ऑफलाइन क्लास के अंदर प्रतीक के बारे में बात की थी तो उसमें लैटिन वाले मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, तो लैटिन वाले में SB के अपन ने बात की थी। SB स्टीबियम जो है वो किसका प्रतीक है, एंटीमनी का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से यौगिक है, यौगिक के एग्जाम्पल जो अपन ने लिखे थे, जिसमें देखिए हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन, ये क्या है, तत्वों के रूप हैं, क्रिस्टलीय प्ररूप है, क्रिस्टलीय प्ररूप है। ओजोन जो है एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। तत्व जब आपस में किसी निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न था, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, जल हो जाएगा। नेक्स्ट जो एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं,
एम्ब्रियोलॉजी के अंदर सिंपल सा प्रश्न बनता है निषेचन का, कि निषेचन मनुष्य में किस स्थल पर होता है? योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी एवं अंडाशय। तो निषेचन हमारे शरीर में मनुष्य में कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? बडिंग यानी मुकुलन। तप्त स्थल शब्द किसने दिया? इकोलॉजी, इकोसिस्टम। इकोलॉजी जो शब्द था वो हैकल का था, इकोलॉजी शब्द। इकोसिस्टम जो है वो टेंसले का शब्द है। वॉल्टर जी रॉसेन ने बायोडायवर्सिटी शब्द दिया था, बायोडायवर्सिटी। नॉर्मन मेयर ने कौन सा शब्द दिया था? हॉटस्पॉट। जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है उसको अपन हॉटस्पॉट कहते हैं, और इंडिया में 4 हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अवशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? भूमि भराव नहीं हो सकता है, पुनर्चक्रण, जल में निस्तारण। देखिए ये सभी पॉल्यूटेड हो जाएंगे, और मेडिकल जो भी किट वगैरह होती है उनको पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, उनका क्या किया जाता है? भस्मीकरण किया जाता है। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्डमैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है। आपके एक एक नियम जो चैप्टर है आपको कहा था 100% एक क्वेश्चन आपके आएगा मैथ्स का, तो ये वही आया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 स्वयंसेवक एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 20 स्वयंसेवक एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो ऐसे कितने स्वयंसेवक यही काम 5 दिन में कर सकते हैं? तो आपको सिंपल सा फंडा है, 20 × 8 बराबर जो लोग हैं उनको छोड़ देते हैं और 5 का गुणा साइड से साइड में काटना था आपको। 4 × 8 सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आपका आंसर इसमें 32 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है वो ये बेसिक था। आपके जो टाइम एंड डिस्टेंस फिजिक्स में आप पढ़ ही रहे हो, तो चाल और दूरी का था। आपको एक ही फॉर्मूला लगाना था, दूरी बराबर वेग इंटू समय। इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाता। सबसे पहले आपको दूरी निकालनी थी। आपका वेग दिया है 60 और आपका जो समय दिया है वो 6 है, तो इन दोनों का आप गुणा करते तो आपके दूरी 360 आ जाती। उसके बाद अगली चाल पूछ रहा है, वापिस आने के लिए आपको 4.5 घंटे लगते हैं, यानी आपको 9/2 घंटे लगते हैं। तो 9/2 का इसमें आपको भाग करना था, तो 9/2 का आप भाग करते तो 360 40 से कट जाता और 2 का गुणा सिंपल सा था, तो आपके यहाँ पे आंसर 80 हो जाएगा। इसका 80 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या का, आपको पहले ही कहा था जनसंख्या का एक क्वेश्चन आएगा। सिंपल सी एक लाइन परसेंटेज के टाइप 1 में ही आपको बता दिया था। 50,000 की जनसंख्या है, 50,000 की जनसंख्या है, तो आपको एक लाइन लिखनी थी 50,000, फिर वृद्धि है। पहली बार में वृद्धि हुई 5%, तो आपको 105% लिखना था। दूसरी बार कमी हुई 10%, तो आपको 90% लिखना था। और तीसरी बार आपके फिर बढ़ोतरी हुई 4%, तो आपको 104% लिखना था। ये सिंपल सी लाइन आपके टाइप 1 में बन जाएगी, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर ये सी वाला हो जाएगा। आपको बस ये कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, क्लास में बहुत बार सोल्व करवाया इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री। देखिए हर साल ज्योमेट्री के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस बार ज्योमेट्री के बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, शायद ये मेरे को एक ही दिखा है अभी तक। तो ज्योमेट्री में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन में आपको पहले ही कहा था पैरेलल लाइन, तो आपको उन सभी एंगल्स को इक्वल करना है। अगर ये 95 है तो ये भी 95 हो जाएगा, ये 95 है तो 180 ऐड होता है इनका, तो ये 85 हो जाएगा। अगर ये 85 है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। और ये अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30। तो आपको 85 में से 30 को माइनस करना था, तो आपका 55 डिग्री इसका आएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक सर्वांग समता का क्वेश्चन आया था। सर्वांग समता भी क्लास में पढ़ाया, तब कहा था बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। आपको खाली डायग्राम बनाना था। यहाँ पे आपको लिखना था ABC और ये सर्वांग सम है FDE, और जो उसने दिया है AB 5 है तो आपको यहाँ पे 5 लिख देना है। ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा। कोण B 40 है, अगर ये 40 है तो ये कोण भी 40 हो जाएगा। कोण A 80 है, अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो, ये 80 है, ये 40 है, ऐड 120, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60। अब 100% क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आरटेट में पहले भी सेम क्वेश्चन आया है। FD बराबर आपका जो है
वो FD बराबर यहाँ पे आप देखिए 5 हो जाएगा, और जो कोण E है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण E 60 डिग्री वाला और FD वाला 5 से भी, ये आपका आंसर यहाँ पे B हो जाएगा। ये नया ऐड हुआ टॉपिक था राजस्थान के अंदर कृषि, तो इसमें पूछा गया है कि जीरा उत्पादक जिला है। तो जीरा के लिए अपन ने देखिए क्लास में ऑफलाइन में लास्ट की ऑफलाइन क्लासों में बात की थी कि जीरा जालौर, ये 8th क्लास के अंदर टॉपिक दिया गया है, वहाँ से उठाया गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन से कोशिकांग में स्वरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं? सिस और ट्रांसफेज, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। सिस और ट्रांसफेज अपन को किस में मिलते हैं? गोल्जी बॉडी के अंदर मिलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं हम। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़ों में कितने च्वर्णक, इंग्लिश में क्या कहते हैं जिनको? मॉलर, और मॉलर होती है सबसे लास्ट के अंदर। तो ऊपरी जबड़ों की बात की थी, एक साइड में 3, तो ऊपर की तरफ 3 और 3 कितने हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए, निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो विज्ञान के उत्पाद जो होते हैं वो होते हैं विज्ञान के नियम होते हैं। अगला प्रश्न भी टीचिंग मेथड का है। साइंस की टीचिंग मेथड बिल्कुल आसान ही है। विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला बनाने वाला जो प्रश्न है, क्लास के अंदर अपन ने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस की थी। लास्ट टाइम बिफोर रीड के अंदर अमोनियम नाइट्राइड के बारे में पूछा गया था, अब की बार एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में पूछा गया है। एल्यूमिनियम +3 सल्फेट SO4-2, तो इसकी जो घात है वो इसके पैर में आ जाएगी और इसकी सल्फेट के, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाली धातु है? ये प्रश्न भी लिया गया है 10वीं की बुक से लिया गया है। सीजियम और गैलियम दोनों दे रखे हैं उसके अंदर, हथेली पर पिघलने वाली जो धातुएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गैलियम। ऊर्ध्वपात्र की जब भी मैंने बात की है क्लास के अंदर, सब्लिमेशन के बारे में जब भी बात की है, मैंने नेफ्थलीन और फिनोफ्थलीन दोनों के बीच में अंतर बताया है। तो नेफ्थलीन जो कपूर है जो सब्लिमेशन दिखाता है, उसी के जैसा एक दूसरा वर्ड फिनोफ्थलीन, क्षारीय सूचक, अम्लीय और क्षारीय सूचक में इसका प्रयोग किया जाता है। जब क्षारीय माध्यम में यह होता है तो ये कौन सा रंग दिखाता है? गुलाबी। बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगला अपना पॉलीमर से है, निम्न में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थैलिक अम्ल का बहुलक है? देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डेक्रोन। इसको टेरिलोन के नाम से भी जाना जाता है। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। आगमन विधि जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर है। आपके लास्ट क्वेश्चन जो बचे हैं वो मैथ टीचिंग मेथड के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का एक प्रमुख दोष है। तो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर होता है, उससे आप भाषा की अभिव्यक्ति का अभाव, यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर है, भाषा की अभिव्यक्ति का अभाव, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपके सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि इसकी अभिव्यक्ति कैसी है, खाली ऑब्जेक्ट को टिक करना होता है, वहाँ पे ये ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? शुद्धता का आंसर है वस्तुनिष्ठता। वही जो आपके ऊपर पूछा था वही है कि इस वस्तुनिष्ठता में आपकी शुद्धता होती है। ऑब्जेक्ट है, आपको राइट करना है बस, लिखने की अभिव्यक्ति उसमें नहीं होती, वो उसकी कमी है। लेकिन जो उसकी अच्छाई है वो क्या होगी? आपकी शुद्धता होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके टीचिंग मेथड से रिलेटेड ही है। गणित
शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। गणित में आपको बोलते हैं अभ्यास करो, तो उसका एक ही है, जो गणना संबंधी आपके कौशल है उसका विकास होता है, आपकी कैलकुलेशन पावर है वो इसमें डेवलप होती है। आगमन विधि उपयुक्त है। आगमन विधि सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त होती है। आगमन विधि हमेशा सूत्र बनाने के लिए गणित में यूज की जाती है। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी टीचिंग मेथड से है। गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो गणित की पाठ्य पुस्तकों की पाठ्य वस्तु, पुस्तक की आकृति और भाषा एवं शैली, ये सारे आंसर राइट हैं। तो आपका इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। हाँ, उम्मीद है आपको आंसर की समझ में आई होगी। और जिन लोगों ने हमसे ऑफलाइन क्लास पढ़ी है उन लोगों ने तो देख भी लिया होगा कि साइंस और मैथ के सारे क्वेश्चन का मतलब 90% क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में है, और कुछ नहीं है वो भी एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। और कुछ जो बेसिक आपके, क्योंकि आप साइंस से हो तो साइंस में जो लेवल कम होता है, 8वीं से कम वाले क्वेश्चन या 5वीं से कम वाले क्वेश्चन आपको नई कोर्स में दिए जाते, तो उस टाइप के बचे हुए क्वेश्चन पूछे थे। तो आपका लेवल बहुत ईजी था, आपने आंसर की देख भी ली होगी। उम्मीद है आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, और हमारी आपको बेस्ट विशेष है कि आपका बहुत अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो, आप जहाँ पे पोस्टिंग चाहते हो वहाँ पे आपका हो जाए। लेकिन फाइनली मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी कट ऑफ के पीछे नहीं जाए, आप 1-2 दिन रेस्ट करके अगली तैयारी में अभी से लग जाएं। आपको टाइम नहीं बिगाड़ना है, आपको 1-2 महीने भी टाइम इसके लिए बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है, आप अभी से तैयारी के लिए लग जाएं। धन्यवाद सर। इसी के साथ आपके बेहतर भविष्य की आशा करते हैं। परिणाम के बारे में सोचकर अपना समय खराब मत कीजिए। नेक्स्ट जो भी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी में व्यस्त हो जाइए। धन्यवाद।